Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the life science life processes chapter. आज हम आगे बढ़ने वाले लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर के में तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर. तो पिछली बार हम लोगों ने लेक्चर के अंदर जो देखा था उसमें क्या देखा था कि भाई ये जो है हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. So it is from decided from the thing is moving or not by itself. That can be decided that this thing is in a alive state or it is in a living form. तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है तो वो लिविंग है कि नहीं है, कि भाई उसके मूवमेंट के ऊपर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जनरली अगर वो चीज़ जो है वो मूवमेंट कर रही है अपने आप ओके बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड एज द इट इज इन अ अलाइव स्टेट. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कौन से है. सो देर आर फोर पार्ट्स जनरली वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर चैप्टर, दैट इज द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन. सो एंड देन वी हैव टेक द ब्रीफ प्रीव्यू ऑन द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन. कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सर्शन की प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं. तो जनरली न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हम लोग बॉडी की जो प्रोसेस होती है फूड टेकिंग करने के बाद उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने की. उसके बाद रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कोई भी फूड, ऑक्सीजन और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की प्रोसेस. देन एक्सर्शन यानी कि हमारे शरीर के अंदर का जो कचरा है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है. देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द न्यूट्रिशन. सो देर आर जनरली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दो मोड्स आते हैं. First is the autotrophic nutrition and second is the heterotrophic nutrition. After that, we have discussed what is the types of heterotrophic nutrition. So first of all is the saprophytic nutrition, second is the parasitic nutrition, and third is the holozoic nutrition. So in that saprophytic nutrition, we have studied that what is the saprophytic nutrition, that the nutrition in which the organisms get their food from the dead or decaying body is called as the saprophytic. Then we have discussed what is the parasitic nutrition. Then we have discussed what is the holozoic nutrition. Now we are going to discuss about the holozoic nutritions in the brief. तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस के अंदर दो टाइप्स के न्यूट्रिशन हम लोग आज स्टडी करेंगे. ओके, जनरली जो फर्स्ट है वो है हम लोगों का पहले स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में, और फिर हम स्टडी करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस में अमीबा के डाइजेशंस के बारे में. आफ्टर दैट वी विल स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ऑल्सो पार्ट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स यानी कि हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर उसको हम लोग जनरली कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस is the process by which plants prepare their food by using the carbon dioxide and water. Okay, तो जनरली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें प्लांट जो है वो क्या करते रहता है, अपना खाना बनाते रहता है. ओके, वो जो खाना बनाता है तो वो खाना कैसे बनाता है, तो जनरली इट इज यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, बट इन विच इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. उसके प्रेजेंट्स में, सनलाइट के प्रेजेंट्स में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट्स में, क्लोरोफिल जो है वो एज अ किचन का वर्क करता है प्लांट्स के अंदर. ओके, जनरली अगर कोई पूछे कि प्लांट्स के अंदर का किचन का काम काज कौन करता है, प्लांट्स के अंदर भी जो फूड बनता है तो वो कहाँ पर बनता है, तो अगर क्लोरोफिल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा सो प्लांट विल नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके, सो फॉर मेकिंग द फूड इट विल रिक्वायर द सनलाइट एंड इट विल रिक्वायर द क्लोरोफिल. अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, प्लांट जो है वो अपना खाना नहीं खा पाएगा. ओके, बाकी एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है, पानी हम लोग डालते हैं या तो फिर बारिश की वजह से उसको पानी मिल जाता है. इसकी वजह से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स करके फिर वो अपना खाना बनाते हैं. एंड यस्टरडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट कि भाई खाना कौन सा बनाता है, तो जनरली जो खाना बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं. और ये कल हम लोगों ने मेमोराइज किया था. व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर ग्लूकोज, दैट इज द C6H12O6. तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर. सो फर्स्ट आप लोगों को लिखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है. सो इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे
how can make they their own food? So it is by using the carbon dioxide gas and water. और किसके प्रेजेंट में लेंगे? तो किसके प्रेजेंट में लेंगे? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके अपना खाना बनाएंगे। और कौन सा खाना बनाएंगे? खाने के अंदर कौन सी चीज बनती है? तो वो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। साथ में दूसरा बनता है वाटर वेपर। वाटर वेपर या तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनता है वो। और साथ में वो हम लोगों को ब्रीदिंग में हमारे लिए क्या देता है? ऑक्सीजन को जो है वो एटमोसफेयर के अंदर रिड्यूस करके हम लोगों को देता है, ताकि हम लोगों को ब्रीदिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, तो जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो उसमें आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि भाई हम लोगों को अगर इक्वेशन जो बनाना है तो वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे उतने ही मॉलिक्यूल कहाँ पर होने चाहिए? राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोगों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल चीज़ें ही होनी चाहिए। और इसमें हम लोग इज इक्वल टू की साइन को यूज नहीं कर सके, दैट इज वाई वी हैव यूज द एरो सिग्नेचर इन द इक्वेशन। ओके, सो जनरली यू कैन राइट द फूड प्रिपेयर्ड इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी लिखा है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि शुगर, शुगर यानी कि स्टार्च। आप लोग ये दिमाग में बैठा देना। विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ऑल्सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ऊपर से लिख सकते हो कि एक तो उसकी प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस कभी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट और वाटर के प्रेजेंट में। थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि इसके बाद खाना क्या बनता है? तो स्टार्च बनता है और साथ साथ में ऑक्सीजन भी जो है वो एटमोस्फेयर में रिलीज होता है। ओके, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को H2O लिखा है, तो आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पर H2 है और यहाँ पर भी H2 है, H2O बन रहा है, तो इसका मतलब इसका फायदा क्या है कि दोनों साइड H2 होता है। लेकिन ये जो है वो हम लोगों का पानी का फॉर्मेट है, जबकि ये जो है या वाटर वेपर भी हो सकती है या तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। कई बार आप लोग जब भी लीव्स को छुओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि लीव्स जो होते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गीलापन आपको महसूस होगा। तो उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जब भी ये प्रोसेस होने के बाद थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर वेपर जो होती है वो लीव्स के ऊपर स्टोर रह जाती है, और साथ साथ में वो वाटर वेपर को भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो कहाँ पर पहुँचती है? एटमॉस्फेयर में पहुँचती है, और उसके बाद वहाँ पर से बादल बनने के लिए भी हेल्पफुल होती है। ओके, सो लेट अस टेक द इक्वेशन इन द ब्रीफ। तो इक्वेशन में देख सकते हो कि आप यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्रोसेस करवानी है। हाँ, हम लोगों को पता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CO2 प्लस H2O, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या है? H2O। तो इन दोनों की जब भी मैं प्रोसेस करवाऊंगा तो क्या बनेगा? एक तो हम लोगों को पता है ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज का इक्वेशन मैंने ऑलरेडी कल लिखवा दिया था, C6H12O6, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अपने आप। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन यानी कि O2, और आपको पता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी बनते हैं साथ साथ में, तो H2O। अब आपको कंपेयर करना है कि भाई C6 है तो यहाँ पर तो मेरे पास CO2 ही मैंने लिया था, सिर्फ स्टार्टिंग के इक्वेशन में मैंने क्या लिया था? चलो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ। मैंने लिया CO2 H2O, CO2 प्लस H2O, इसकी प्रोसेस करके मैंने क्या बनाया? C6H12O6। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ H2O। इससे मैंने क्या बनाया? C6H12O6। ये हम लोगों को पता है, बैलेंसिंग बाद में करेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन बनाया और उसके बाद मैंने बनाया H2O बनाया। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूलर है, जबकि यहाँ पर मेरे पास कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है। तो मेरे कार्बन के मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो अगर मैं C6 यहाँ पर लिखूंगा तो वो कंपैरेटिवली होगा नहीं, क्योंकि ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा नहीं। तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी रखना है और इसमें 6 भी ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ 6 ऐड कर सकता हूँ, क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, फिर मुझे पता है कि अगर मेरे कार्बन 6 हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए मेरे 2 इंटू 6 12, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है वो 13, तो ऑक्सीजन हो गए मेरे पास 13।
कार्बन मेरे पास 6 थे, तो 6 6 दोनों इक्वल हो गए, तो ये कार्बन वाला काम खत्म। अब ऑक्सीजन वाला करते हैं, तो ऑक्सीजन में मेरे पास इस साइड पे 13 ऑक्सीजन है, जबकि इस साइड में कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 6 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो 6 2 8 और यहाँ पर 1, तो सिर्फ 9 ही हुई, यानी कि ऑक्सीजन में अभी भी मुझको बैलेंसिंग करवाना पड़ेगा। ओके, तो ऑक्सीजन का मैं बैलेंसिंग कैसे करवा सकता हूँ? तो यहाँ पर अगर मैं मान लो कि मैं इक्वेशन को बैलेंसिंग करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं अगर 12 ऑक्सीजन कर दूँ, तो अब मेरे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 × 6 यानी कि 12, यहाँ पर 12 यानी कि टोटल ऑक्सीजन हो गए मेरे पास अभी 24। ओके, तो इस साइड में मुझे 24 करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 6 आ गए, अब मैं यहाँ पर 6 कर दूँ तो 6 × 2 यानी कि 12 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 6 × 12 यानी कि यहाँ पर हो गए मेरे 18। और अब मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर 6 ऐड करूँ तो कितने हो जाएंगे? 6H2O यानी कि 6O, यहाँ पर 12O और यहाँ पर 6O यानी कि 24 हो गए। तो कार्बन और ऑक्सीजन का काम खत्म। ओके, तो आप हाइड्रोजन को भी देख सकते हो, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2 × 12 यानी कि 24 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 24। तो इसमें कंपेयर करो, यहाँ पर भी 12 आ गए और यहाँ पर 2 × 6 यानी कि यहाँ पर भी 12 आ गया, मतलब हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंसिंग हो गया। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को जो है वो बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन यू कैन राइट the 4 point of first 3 point will be the process of the photosynthesis, then fourth point will be the equation of photosynthesis, then आप लोग एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि भाई 6CO2 है, तो आप नीचे लिखो यहाँ पर 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिख सकते हो आप इजीली। H2O यानी कि वाटर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो ग्लूकोज या फिर शुगर या फिर स्टार्च, जो भी आपका मन पड़े। यहाँ पर लिख सकते हो वाटर, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन। तो ये आपका एक और पॉइंट बढ़ गया, तो यहाँ से 3 पॉइंट 4 और ये 5 पॉइंट हो गए। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। यू कैन इजीली राइट द 10 पॉइंट्स और सफिशिएंट टू द 9 और 8 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद लिखनी है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या होगा कि कोई एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ ही क्या है? द एनर्जी विल नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एनर्जी चाहिए। तो इसमें हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग सनलाइट की एनर्जी, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। हम लोग सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं। तो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? मैंने पहले ही बोला था, किचन का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। तो अब सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि लाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करेगा वो कौन होगा? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? कोई भी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था हमारा? कि एब्जॉर्प्शन करना। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कर लिया हम लोगों ने। एब्जॉर्प्शन किसका किया? लाइट एनर्जी का। किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उस लाइट एनर्जी को क्या किया हम लोगों ने? कन्वर्जन किया किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी यानी कि उसका ग्रोथ करने के लिए, उसका लीव्स का ग्रीन कलर रखने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीजन बनाने के लिए, उसके अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन किया। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके हम लोगों ने क्या बनाया है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हैं। ओके, एक तो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन किया, और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के साथ साथ हमने थर्ड पॉइंट में क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फॉर्म किए। तो ये 3 पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस के, इसके बाद 2 पॉइंट्स यहाँ पर इक्वेशंस के, तो 5 और 5 के साथ साथ ये 3 पॉइंट्स, तो 8 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ आज का आपका जो होमवर्क है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत ही इजी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके,
तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक डायग्राम है वो किस तरह से होता है। ओके, कि भाई क्या होता है, एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल भाई साहब उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन करके फिर किस में फॉर्म करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म करेंगे। ओके, ओके। उसके बाद क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज द क्लोरोफिल? जनरली क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, मैंने बोला कि वो किचन जैसा काम करता है। तो किचन जैसा काम करता है तो उसको दिखते कैसे हैं? तो जनरली उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीव्स को लेंगे और लीव्स के अंदर माइक्रोस्कोप, लीव्स को लेके फिर माइक्रोस्कोप में फिट करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को ग्रीन पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो क्या है, जो कि क्लोरोफिल है। ओके, we can see cells containing the green dot like structure called the chloroplast which contains the chlorophyll। आप लोगों ने जब भी प्लांट सेल का स्टडी किया होगा तो प्लांट सेल के स्टडी में आप लोगों को आया होगा कि जनरली देयर आर द थ्री पार्ट्स मेनली, न्यूक्लियस, काइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स। तो ये जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं मेन, जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस और वैक्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों को जो स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन देखने को मिलेंगे, उसको हम जनरली क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। दूसरा ये कि क्लोरोफिल की वजह से हम लोगों को जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट ग्रीन कलर का हम लोगों को नहीं दिखेगा। ओके, सो यू कैन सी द फिगर। इसकी फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ क्लोरोफिल। सो यू कैन राइट द वर्किंग ऑफ क्लोरोफिल बाय रीडिंग दिस। ओके, ये भी क्लोरोप्लास्ट की फिगर है जो आपको जूम करके दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो क्या है, आपके क्लोरोफिल्स है। ओके, तो ये सारी फिगर जो है वो जूम करके आप लोगों को दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द स्टोमाटा इन द लीव्स। तो स्टोमाटा क्या करता है, हम लोगों को पता है कि दो चीजें चाहिए। एक तो जो है वो खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए काम कौन करेगा, क्लोरोफिल भाई साहब काम कर देंगे। अब दूसरा जो है वो गैस तो एक्सचेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्लांट के अंदर। सो जनरली जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कौन करवाता है, वो करवाते हैं हमारा स्टोमाटा भाई साहब। तो स्टोमाटा भाई साहब जो है वो गैस का एक्सचेंज कैसे करवाएंगे, तो जनरली इसके अंदर गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बेसिक वर्क करते हैं। जैसे हमारा गेट कभी खोलना है तो गेट खोलने का काम और बंद करने का काम कौन करते हैं, गार्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई भी बिल्डिंग के बाहर या तो फिर किसी स्कूल के बाहर। तो वो जो गार्ड काम करते हैं वैसा ही काम स्टोमाटा के अंदर के जो गार्ड सेल्स है वो वैसा ही काम करते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा तो वो गेट्स ओपन करेंगे और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चला जाएगा, और वही गार्ड सेल्स जो है वो फिर से काम करेंगे और फिर से ऑक्सीजन जब भी आएगा तो गार्ड अपना दरवाजा खोलेंगे और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा एटमोस्फेयर के अंदर। सो इट इज द वेरी इजी वर्क फॉर द स्टोमाटा। Then what is the next point that stomata is working? Stomata is also working for the water molecules। अगर हम लोगों को पता है कि प्रोसेस में पानी आता भी है और वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते भी हैं, तो वाटर जब भी आएगा उसके लिए भी स्टोमाटा अपना गेट खोलेगा, गार्ड सेल्स अपना गेट खोलेंगे और पानी अंदर चला जाएगा और बाद में फिर से गेट खोलेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है या तो फिर वाटर वेपर जो है वहां से बाहर निकल सकते हैं। सो जनरली दिस इज द वर्किंग ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा का वर्किंग भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का वर्किंग और स्टोमाटा का वर्किंग इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, explain the working of chlorophyll and stomata। तो इसके अंदर आप लोग 3 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। पहले आप लोगों को लिखना है कि क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, या तो फिर आप लोग लिख सकते हो कि पहले प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसके बीच में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है वो देख सकते हो, और बाद में लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इट इज द क्लोरोफिल। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि इसका वर्किंग क्या है, तो क्लोरोफिल का वर्किंग है जनरली सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फिर उसको काम केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवा देना। थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि भाई ये जो है वो
प्लांट्स के ग्रीन होने का कारण है। ओके, स्टोमाटा के अंदर भी सेम कर सकते हो, 3 पॉइंट लिख सकते हो दैट यू कैन राइट द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, इट इज कॉल्ड एज द स्टोमाटा। ओके, and it is work for the exchange of the gases. And third point, you can write the description of how it is working. So it is working from the guard cells. Guard cells are opening and the controlling the gates for the gaseous exchange. Okay, so when the carbon dioxide comes, that then the gate is opened from the guard cells, and the carbon dioxide gas is gets inside. After that the guard cell will close the gate. तो ये सारी प्रोसेस आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब आप लोगों को सिंपल फंडा क्लियर हो आपके दिमाग के अंदर तो आप लोग इजीली राइट डाउन कर सकते हो इसको। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहले आप लोगों को ये पता है कि भाई ये न्यूट्रिशन पॉइंट किस में आता है। सो इट इज जनरली कम इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खाता है, बाद में उसको डाइजेस्ट करता है, बाद में उसको पहले खाना एब्जॉर्ब करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और बाद में क्या करता है अपनी बॉडी का ग्रोथ या तो फिर उसकी कोई भी एनर्जी के ऊपर यूटिलाइज कर देता है। ये हम लोगों को पता है कि भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये होता है। Now for that we have taken the example of amoeba. After that we have take the example of the human being. Okay, so amoeba के nutrition में generally there are 4 types of process are occurring. जनरली 4 टाइप की जो अमीबा के डाइजेशन में प्रोसेस होती है वो कौन कौन से। सबसे पहली जो है वो इजेशन। ओके, जनरली जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है इजेशन, देन डाइजेशन, देन एसिमुलेशन, एंड देन इंजेशन। बहुत ही इजी 4 प्रोसेसेस है। ओके, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो कि अमीबा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है। इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर रहता है, वाटर के अंदर रहता है। तो ये खाना कैसे लेता है, तो खाना लेने के लिए हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमीबा के पास अपने खुद के हाथ है नहीं। तो वो क्या करेगा, अपने फेक हैंड्स को क्रिएट करेगा। वो फेक हैंड्स को जो क्रिएट करेगा उसको हम लोग कहेंगे सूडोपोडिया। ओके, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे उसको, सूडोपोडिया में कंसीडर करेंगे, जो उसके फेक हैंड्स हैं। ओके, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपना खाना लेगा अंदर। उसके बाद खाना लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद वो डाइजेशन के बाद क्या करेगा, उसकी अंदर की जो सारी एनर्जी को है वो यूटिलाइज करेगा, और उसके बाद वो जो बचा हुआ कचरा है उसको अपने बॉडी से बाहर निकालेगा। ये सिंपल प्रोसेस है अमीबा के अंदर के डाइजेशन की। ओके, सो इजेशन के अंदर क्या होता है कि भाई अमीबा जो होता है वो सूडोपोडिया से अपना खाना अंदर लेता है। ओके, डाइजेशन की प्रोसेस में वो खाने को वो डाइजेस्ट करता है। एसिमुलेशन की प्रोसेस में अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसके अंदर की जो एनर्जी है वो कहाँ पर डालेगा, अपने ग्रोथ होने के लिए डालेगा। और इंजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि अब जो बचा हुआ कचरा यानी कि बचा हुआ जो वेस्ट है वो कहाँ निकालेगा, वो बाहर निकाल देगा। सो यू कैन राइट द 4 प्रोसेसेस ऑफ द दिस एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी फिगर है वो भी बहुत ही ईजी है। ओके, आप लोग देख ही सकते हो कि अमीबा है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से यहाँ पर एक ही सेल है। ये उसके क्रिएट हुए 2 नकली हाथ हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया बोलेंगे। सूडोपोडिया ने यहाँ पर जो फूड यानी कि आपको फूड पार्टिकल आपको दिख रहा है, उसने क्या किया, सूडोपोडिया ने फेक हैंड्स ने उसके अंदर का खाना यहाँ पर डाइजेस्ट करने के लिए ले लिया। उसके बाद जो ये डाइजेस्ट होने के लिए खाना लिया वो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद वहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट हुई उस एनर्जी को इसने क्या किया, सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब जो बचा हुआ खाना है उसने वो क्या किया, यहाँ पर इंजेक्शन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर फिर से बाहर निकाल दिया। ओके, सो दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ द अमीबास डाइजेशन। ओके, तो ये आप लोग लिख सकते हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ओके, सो यू हैव टू राइट explain the nutrition in amoeba. Explain the nutrition in amoeba. Okay,
बहुत ही इजी है. सो देर आर बेसिकली 4 प्रोसेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. अगर एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. इजेशन की प्रोसेस एक एक पॉइंट ही लिखोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा. इजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सुडोपोडिया की वजह से फूड पार्टिकल जो है वो अंदर जाता है. डाइजेशन में डाइजेशन होता है. एसिमुलेशन में एनर्जी का क्रिएशन होता है और उसके बाद एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड इंजेक्शन की प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा वेस्ट बचा है उसको वो क्या कर देता है, आउटसाइड रिमूव कर देता है. ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. I am available there. Thank you very much for hearing this lecture. We will meet in the next lecture. Till then, bye bye everyone.